So today I will discuss about the next videos in the cytology, that is plasma membrane. ये जो plasma membrane है, ये plasma membrane term basically Pfeffer ने दिया था, and this plasma membrane is also called as a cell membrane by Naegeli and Kramer, and later on this plasma membrane is also called the plasma lemma by Lockwood. The Singer and Nicholson, who explain the fluid mosaic model, or they explain the plasma membrane as biomembrane. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आउटरमोस्ट थिन वॉल्ड या थिन आउटरमोस्ट सेलेक्टिवली परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन होती है. सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है दोस मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ टू पास सॉल्वेंट एंड द सेलेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल. एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन सॉल्यूट को पास नहीं होने देती ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, but it is a selectively or differential permeable membrane. So plasma membrane and the tonoplast, which act as a differential or selective permeable membrane. These membrane are the characteristics of all prokaryotes as well as in eukaryotes. In case of prokaryote, in mycoplasma or the PPRO, this plasma membrane is absent. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सारे प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड प्रोटीन की बनी होगी वो प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. इसलिए माइकोप्लाज्मा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बोथ केसेस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है which is do not visible in optical microscope, which is do not visible in optical microscope. It is visible in TEM, transverse electron microscope. It is visible in the transverse electron microscope, and under the electron microscope these plasma membrane are tri-layered structure. Under electron microscope these plasma membrane are trilaminar structure. इसके बाद हम लोगों को बात करनी है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता क्या क्या है एग्जैक्टली. अभी हम लोगों ने बोला कि these प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. क्या लिपिड और प्रोटीन के अलावा भी इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं या नहीं? और ये जो लिपिड प्रोटीन होते हैं, ये लिपिड प्रोटीन का एग्जैक्टली रेशियो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? अगर आपको याद होगा तो प्रोकैरियोट्स के केस में फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन कर रहा था कौन? वहां पे मेंटेन हो रहा था हॉपेनट्स. और इन केस ऑफ यूकैरियोट दिस flexibility or stability are maintained by cholesterol, जिसको हम लोग स्टेरॉल भी बोलते हैं. ओके, यहाँ पे बात करनी है इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की. ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ये जो केमिकल कंपोजिशन है इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यहाँ पे लिपिड जो लगभग 20 to 40% होता है, प्रोटीन जो लगभग 50 to 60% होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो 2 to 10% तक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एंड इट इज कोवैलेंटली linked with protein
एंड लिपिड। लिपिड एंड प्रोटीन के साथ ये कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। दूसरी चीज की ये जो लिपिड है, ये लिपिड 3 फॉर्म में देखने को मिलता है इन केस ऑफ यूकेरियोट, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। ये जो स्टीरोल है, ये स्टीरोल 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टीरोल होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में जो स्टीरोल होगा उसको हम लोग एर्गोस्टीरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्गोस्टीरोल। और वो स्टीरोल जो बेसिकली प्लांट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग फाइटोस्टीरोल बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट। और वो स्टीरोल जो एनिमल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एर्गोस्टीरोल है, which is a type of cholesterol, which is type of sterol which is present in the microorganism, and in case of animal, this sterol is called as a cholesterol and which maintain the fluidity and stability of plasma membrane. ये जो बेसिकली प्रोटीन है, इस प्रोटीन का डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन होता है। यहाँ पे ये प्रोटीन स्ट्रेंथ, फ्लूइडिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये तो बात हुई इसकी केमिकल कंपोजिशन और इस स्ट्रक्चर के रेफरेंस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कह सकते हैं द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ plasma membrane explained by several models। लेकिन उन सारे मॉडल्स में जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको हम लोग जानते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स दो जो स्पेसिफिक हैं, जो हम लोगों को डिस्कस करने चाहिए, जो आपको भी पता होने चाहिए कि इस पर्टिकुलर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले ऐसे कौन से मॉडल थे जो हम लोग जानते थे। तो उस मॉडल का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल। ये जो सैंडविच मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल डैनिली एंड डेविसन ने दिया। डैनिली एंड डेविसन ने ये मॉडल दिया था। डैनिली एंड डेविसन ने जो मॉडल दिया, उस मॉडल में क्या था, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थी, और यहाँ पे जो प्रोटीन थी बेसिकली, एंड दिस इज ए बाइमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। This is a lipid, and this is a protein. So according to this model, according to the Danieli and Davison, in this plasma membrane, the lipid are present as a bimolecular layer in between the protein. According to this model, the lipid present as bimolecular layer in between the two protein at sandwich. Here the alpha globular protein is present.
here the alpha globular protein present. तो ये तो बात हुई डैनली डेविसन मॉडल के बारे में, जिसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे जो लिपिड होती है वो बाइमोलिक्यूलर लेयर के फॉर्म में इन बिटवीन द प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक ए सैंडविच। और यहाँ जो प्रोटीन होती है उसको अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। बेसिकली ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती है। ओरिएंटेशन में इनका बेसिक डिफरेंस, स्ट्रक्चरली दीज आर द डिफरेंट। नेक्स्ट मॉडल है जो हम लोगों को एक और देखना है, उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दूसरा जो मॉडल था जिसको एक्सप्लेन किया था रॉबर्टसन ने, इसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको रॉबर्टसन मॉडल भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द रॉबर्टसन मॉडल। ये जो रॉबर्टसन मॉडल है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि all these cytoplasmic membrane are act as a unit membrane। all these cytoplasmic membrane जो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होगी which are act as a unit membrane। according to this all cytoplasmic membrane are act as a unit membrane, जिसकी थिकनेस इन्होंने नियर अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि रॉबर्टसन मॉडल ने जो प्रोटीन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, वो प्रोटीन उन्होंने बोली कि इन प्लेस ऑफ अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट। in place of alpha globular protein the beta globular protein is present। beta globular protein ये है रॉबर्टसन मॉडल, जो को बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं मिली। लेकिन इसके बाद जो मेन मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो वी विल डिस्कस द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बेसिकली दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने बोला ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यहाँ पे दो चीजें मेन होती हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड, और दूसरा वो जिसको बोलते हैं प्रोटीन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके यहाँ मेडिकल कॉम्पिटिशन में पूछा गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं पहले द प्रोटीन act as iceberg present in a sea of lipid। ये सिंगर निकोलसन का एक स्टेटमेंट था, द प्रोटीन आर एक्ट एज ए आइसबर्ग व्हिच प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड। इन्होंने ये बोला कि ये जो बेसिकली मॉडल है, इस मॉडल में जो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उन्होंने बोला दो चीजें होती है। एक वो जिसको उन्होंने बोला लिपिड, और ये जो लिपिड होता है ये एम्फीबायोटिक इन नेचर होता है। एम्फीबायोटिक इन नेचर, इसका मतलब ये होता है ये जो लिपिड होगा इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एंड्स होंगे, एक वो जिसको बोलते हैं पोलर और एक वो जिसको बोलते हैं नॉन पोलर। ये है लिपिड का पोलर और नॉन पोलर, दैट इज कॉल्ड द पोलर जो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड। और ये जो एंड है ये नॉन पोलर एंड है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये इनर साइड होता है। ये लिपिड के बारे में
कुछ इंफॉर्मेशन है देंगे। दूसरी चीज कि इसके क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से, ड्यू टू द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, इट enables द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। यहां लिख दे, ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर of lipid enables the movement of protein। ये जो प्रोटीन है यहाँ पे, इस प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पे दो टाइप की होती है। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा वो जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं, और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन, और इसी प्रोटीन को हम लोग टनल प्रोटीन और ट्रांस प्रोटीन बोलते हैं। ये जो इंटरनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, these are partially and totally buried in the lipid। ये जब बेसिकली प्रेजेंट होती है, पार्शियली या टोटली बरीड जब होती है, तो इसके दोनों एंड्स मेम्ब्रेन में प्रोजेक्टेड आउट होते हैं। ये बेसिकली वहां पे चैनल्स की तरह काम करके, which is allowed to pass the water, ions and so many kind of different solute particles। इसलिए इसको हम लोग टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोलते हैं। इस प्रोटीन का जो नेचर है वो तो आप समझ ही गए कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होगी, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी, वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगी, और जो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी विच आर पार्शियली एंड कंप्लीटली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग और डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। इसके फिगर को बना करके इसका डायग्राम बना। हम लोग इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें जो ब्लैक कलर की सरफेस पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये जस्ट लाइक ए आइसबर्ग, क्योंकि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है, ये जस्ट लाइक ए आइसबर्ग व्हिच प्रेजेंट इन द लिपिड ऑफ सी। लेकिन ये जो प्रोटीन है which are embedded in lipid, ये क्या है? ये basically which may be the partially or completely embedded and their ends are projected in some membrane। इस इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन, और these protein are help in the transportation of the substance, that's why it is called transport protein or tunnel protein। These protein are act as a channel to passes the water molecules, to passes the ion, to passes the solid particles। The globular protein act as iceberg present in a sea of lipid, while the integral protein are partially or completely embedded in lipid, and their ends projected out, act as a tunnel protein or transmembrane protein। It also helping transport of material, so it is called
transport protein. It helps it acts as a channel to passes the water, ion and solute acid. ये तो बात हुई इस इंटीग्रल और इस ग्लोबुलर प्रोटीन के डिफरेंस में। एक और बात यहीं पे लिख देते हैं, ड्यू टू fluidic nature, due to the fluidity nature, due to the fluidity nature of lipid, due to fluidic nature of lipid, it shifts laterally and the lipid show flip-flop movement, and the lipid show flip-flop movement. This is a very important point जो आपकी नीट में पूछा जा सकता है, इससे पहले कई मेडिकल एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे। पहला जो मैंने लिखा कि सिंगर एंड निकोलसन ने यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रेफरेंस में एक बात बोली, वो बात थी the protein are act as a iceberg which present in the lipid obstacle. और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, जो पेरिफेरल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, these are present as a iceberg in the sea of lipid where due to the fluidic nature of the lipid, it shift laterally and these lipids are show flip flop movement. कभी-कभी क्वेश्चन आता है the flip flop movement can shown by protein या lipid या दोनों। तो आप ऐसे याद रखेंगे जैसे रसगुल्ले को कढ़ाई में रखा जाता है, तो रसगुल्ले which is just like a protein, और जो उसका शुगर फ्लूइड है, जो सीरा है उसका, वो कैसा है, फ्लूइडिक नेचर का, उसकी वजह से वो जो प्रोटीन के रसगुल्ले हैं वो क्या होंगे, शिफ्ट लेटरली। तो रसगुल्ले की वजह से सीरा शिफ्ट नहीं होता, वो सीरे की वजह से रसगुल्ले शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड की वजह से होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन विच शिफ्ट लेटरली। ओके, ये बात थी इस फ्लूइड मोज़ेक डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट आई विल इन्फॉर्म यू और आई विल टेक द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मॉडिफिकेशन में कभी-कभी कुछ सेल के अंदर कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। दैट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो बात है, इसके बारे में हम लोगों ने कई जगह बात की है, इसको हम लोग कह सकते हैं सार्को। यहाँ पे सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मीजोसोम। मीजोसोम। दूसरी बात आप लिख सकते हैं माइक्रोविलाई, जो इस तरीके की फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन की वजह से बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप बोलते हैं लोमासोम, और नेक्स्ट है इसको बोलते हैं सेल जंक्शन। और ये जो सेल जंक्शन होते हैं, ये सेल जंक्शन होते हैं तीन टाइप के, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सेल जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं गैप जंक्शन, बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन सिलेंडर्स की वजह से, इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। और एक होते हैं टाइट जंक्शन, ये भी एडजेसेंट सेल्स में होते हैं, जैसे ब्रेन और कैपिलरीज में देखने को मिलते हैं। और एक होता है, इसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स। ये है सेल जंक्शन। और हम लोग यहाँ बात करनी कि जो मीजोसोम्स होते हैं, वो मीजोसोम्स क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स में ध्यान से सुना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में व्हेन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इनवेजिनेट टू फॉर्म ए मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से जो बनते हैं, ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल के अंदर
बैक्टीरियल सेल के अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं. इनडायरेक्टली you can say in bacterial cell the respiration takes place by mesosome. कह सकते हैं it helps in respiration and cell division. ये मेसोसोम इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से बनते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोविलाइज. ये माइक्रोविलाइज जो होते हैं ये बेसिकली increase the surface area of absorption का सरफेस एरिया बढ़ा देती है और ये प्रेजेंट होती है हेपेटिक सेल में जिसे आप बोलते हैं लिवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक सेल्स में, और इंटेस्टाइनल सेल के अंदर ये विलाइज प्रेजेंट होती है या माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है. ये जो लोमासोम्स होते हैं ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनते हैं. बेसिकली इन केस ऑफ फंजाई ये मैक्लियर एंड मोरे ने डिस्क्राइब किया था एंड प्रेजेंट इन फंजाई. और अब डिस्कस करना है इस सेल जंक्शन के बारे में. हम लोग बात करते हैं इस सेल जंक्शन के बारे में. ये जो सेल जंक्शंस होते हैं ये बेसिकली बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हम लोग बात कर रहे थे सेल जंक्शन के रेफरेंस में. ये जो सेल जंक्शंस होते हैं जो मेनली हमारे एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल जंक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनते हैं. अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो गैप जंक्शन होते हैं ये गैप जंक्शन उन पर्टिकुलर एनिमल सेल्स के अंदर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच में यहाँ पे जो सिलेंडर होंगे वो बेसिकली सिलेंडर जिनको हम लोग कह सकते हैं कि these गैप जंक्शंस जिनको हम लोग मैकुली ऑक्लूडेंस बोलते हैं वो फाइन हाइड्रोफ्लिक चैनल्स होते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल. दो सेल्स के बीच में जो एडजेसेंट सेल्स होंगी इन दोनों एडजेसेंट सेल के बीच में ये फाइन हाइड्रोफ्लिक चैनल्स जो होंगे जो बेसिकली इस गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे वो फॉर्म करते हैं प्रोटीन चैनल्स के. मतलब these गैप जंक्शंस which are the fine hydrophilic channel which are present between the adjacent cell formed by protein channel. उन प्रोटीन चैनल को क्या बोलते हैं? Conexon. This protein channel is called as conexon. इनको हम लोग conexon बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है. दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन. इस टाइट जंक्शन को जोनली ऑक्लूडेंस बोलते हैं. गैप जंक्शन को मैकुली ऑक्लूडेंस और इस टाइट जंक्शन को जोनली ऑक्लूडेंस बोलते हैं जो ब्रेन और कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं. ये जो ब्रेन और कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं जो सूचर्स होते हैं वो टाइट जंक्शन से होते हैं, लेकिस नहीं होती वहां पे. दिस इज अ टाइट जंक्शन. दिस हियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टू एडजेसेंट सेल आर फ्यूज्ड एट अ सीरीज ऑफ पॉइंट विद द सीलिंग एड्स. तो यहाँ पर कोई लीकेज नहीं होते, इनको बोलते हैं टाइट जंक्शन जो मेनली ब्रेन और कैपिलरीज में प्रेजेंट होते हैं जिनको जोनली ऑक्लूडेंस बोलते हैं. एंड द लास्ट वन जिसे बोलते हैं डेस्मोसोम. ये वो पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया होते हैं जो ज्यादातर मैकेनिकल अटैचमेंट ऑफ एडजेसेंट सेल प्रोवाइड करते हैं. दिस सर्कुलर एरिया व्हिच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल अटैचमेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स. ये डेस्मोसोम्स दो टाइप के होते हैं. वो पर्टिकुलर एडजेसेंट सेल जिनके बीच में गैप नहीं होता उनको बिल्ट डेस्मोसोम्स बोलते हैं और वो एडजेसेंट सेल्स जिनके बीच में गैप होंगे इस सर्कुलर एरिया के बीच में गैप है व्हिच इज फुलफिल्ड बाय टोनोफाइब्रस. इनको बोलते हैं स्पॉट डेस्मोसोम्स और इसको बोलते हैं बिल्ट डेस्मोसोम्स. ओके, दीस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेल जंक्शन. अब हम लोगों को डिस्कस करना है इनके फंक्शन से रिलेटेड. और जो इनके फंक्शन है वैसे तो देखा जाए कि ढेर सारे फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. लाइक ऑस्मोसिस में पार्टिसिपेट करता है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा. ये बेसिकली हेल्प, इट इज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयन और द ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. लोग बात करते हैं कि फंक्शन के रेफरेंस में तो ये जो फंक्शंस होते हैं अगर हम वन बाय वन बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इज अ हेल्प इन द प्रोटेक्शन सेल मूवमेंट एंड सेल जंक्शन. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल जंक्शन, जैसे माइक्रोविलाइज का फॉर्मेशन हुआ वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी. मीडियोसोम का फॉर्मेशन हुआ जो रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था.
ऐसी लोमासोम्स बने, सेल जंक्शंस बने बिटवीन द एडसेंट सेल्स, वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्प इन द इंपल्स कंडक्शन ड्यूरिंग द नर्वस सिस्टम। जब कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है वहां पे इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, these plasma membrane are help in the osmosis, facilitated diffusion and act as a membrane enzyme like the ATPase। यहाँ हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस की, तो सबको पता है द ट्रांसपोर्टेशन और द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ये ऑस्मोसिस भी हो सकता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि समटाइम्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स the carrier proteins or the protein channels are present which facilitate the transportation of molecules। वो जो facilitate करेगा वो carrier protein या protein channels करते हैं, उस substance की transportation में help करते हैं, उसको बोलते हैं facilitated diffusion। and these plasma membrane are act as a membrane receptor for hormone। हार्मोन के रेफरेंस में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह भी काम करती है। and such plasma membrane is help in the transportation। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है जिसको हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक वो जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये बाई डायरेक्शनल है जबकि ये यूनी डायरेक्शनल है। यहां पे जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है विच इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वो वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है which may be pinosomes or which may be phagosomes, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है सब लोग जानेंगे कि दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट हैविंग ए विदाउट एनर्जी which takes place without energy, there is no consumption of energy here, the energy consumption takes place। एक और पॉइंट है which is very important, शायद आपने इसको फोटोसिंथेसिस में कभी पढ़ा हो, इसको बोलते हैं Q10। यहाँ पे क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन कह सकते हैं, नहीं होती, एनर्जी का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 which is for passive transport, but in case of the active transport this temperature coefficient value is 2 to 3। that's why this active transport is the temperature dependent reaction, it is a temperature independent reaction, maybe because the Q10 value is 1, that is a temperature coefficient। यहाँ पे अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो बल्क ऑफ मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, उसमें होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड सब्सटेंस है, तो ये जो लिक्विड सब्सटेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा एंड देन एंड इज स्वेल अप, और यहाँ पे क्या देंगे ये लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये एक वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें क्या है लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और ये क्या बन गई पिनोसोम्स। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन एंडोसाइटोसिस भी हो सकता है और एक्सोसाइटोसिस भी होता है। ये तो हो गई पिनोसोम्स के बारे में। अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे जब आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे।
then later on these solid particles are present in the vesicle to form a phagocytes, और इस प्रोसेस को बोलते हैं phagocytosis। तो यहां पे दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं ये साइटोसिस आल्सो, दैट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस एंड देयर इज ए एक्सोसाइटोसिस, जिसको हम लोग सेल वोमिटिंग भी बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस में दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स, और पिनोसाइटोसिस जिसमें लिक्विड पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई थिंक ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंस में, जो हम लोगों ने शुरू की फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन, देन द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द लास्ट द फंक्शन, एंड दिस इज द बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बल्क ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। Now we will discuss in the next video lecture, I will discuss about the membrane bound cell organelles. अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे membrane bound cell organelles में, और उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे double membrane bound cell organelles. So please like and share this channel, subscribe it and बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बटन प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, टीचर्स की जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहता है इसको, और अगर टीचर की एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है तो लॉट्स ऑफ थॉट्स और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वे टू एक्सप्लेन द टॉपिक, वो दिमाग में आते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर एंड लाइक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। थैंक यू सो मच।